गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ रहे हैं शेखर जोशी को। शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा। शेखर जोशी का जन्म होता है 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल। पहले ये उत्तराखंड था, यूपी से अलग हुआ था, उसमें उसका नाम उत्तराखंड पड़ा और बाद में अब उसका नाम है उत्तरांचल। अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा जिले उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में शेखर जोशी का जन्म होता है। शेखर जोशी की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? कोशिका, गटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवा, नौरंगी, बीमार है, इनके कहानी संग्रह। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र है। इनको पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहल सम्मान से। ऊपर जो पंक्ति लिखी हुई है, अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। दाजू, इनका जो कहानी संग्रह है दाजू, उससे यह पंक्ति ली गई है कि अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना कैसे? मनुष्य मन ही मन में कुछ सोच विचार करता है या उसके मन में किसी भी प्रकार की हलचल रहती है, तो वह आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर, जब वह आंखों की राह यानी जब वह रोके किसी के सामने अपनी वेदना, अपने दुख को प्रकट करता है, उसको कहते हैं आंखों की राह बाहर निकालने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है। उस समय मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह उसका विवेकपूर्ण होता है। वह निश्चय, वह जो भी संकल्प लेता है वह उसका विवेकपूर्ण संकल्प होता है। वह भावुक, ज़्यादा भावुक नहीं होता है उस समय। भावुक तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका जो निर्णय है वह विवेकपूर्ण निर्णय होता है कि अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों के रास्ते बाहर, आंखों के राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। इनकी दाजू कहानी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा इनकी दाजू कहानी पर फिल्म का भी निर्माण किया गया है। पिछली सदी का छठा दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग के अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के क्षेत्र केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का नाम अन्यतम है, यानी सबसे ऊपर है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानी। मेहनतकश और सुविधाहीन कैसे? जो मेहनत करेगा उसको सुविधा नहीं मिलेगी, जो मेहनत करेगा उसको सुविधा नहीं मिलेगी। अरे किसान मेहनत करता है उसको कितनी सुविधा मिलती है। एक लोहार कितनी मेहनत करता है उसको कितनी सुविधा मिलती है? नए के बराबर सुविधा मिलती है। एक किसान सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता है, उसे कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है। तब शाम को आता है, 2 रोटी खाता है और सो जाता है। क्या सुविधा मिली उसे? कुछ सुविधा नहीं मिली। एक लोहार पूरे दिन घेरने चलाता है, हथौड़े से लोह पीटता रहता है, उसे क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी मिलती है। सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। किन की कहानियों में? शेखर जोशी की कहानियों में। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा, अपने जो बुक में कहानी है गलता लोहा, उसके बारे में क्या है? गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का प्रतिनिधित्व नमूना है।
समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कौशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। जिस प्रकार लोहा गलकर एक नया आकार लेता है, लोहार उसे एक नया आकार देता है, तरह तरह के आकार देता है, उसी प्रकार मोहन एक ब्राह्मण लड़का है, बहुत ही मेधावी है, स्कूल जाता है। वह धनाराम लोहार के घर जाता है, धनाराम लोहार की झोंपड़ी में जाता है और उसके साथ काम करता है, उसे लोहे के काम करवाता है। धनाराम लोहार लोहे का काम करता है और वह वहाँ पर जाकर उसके काम में हाथ बंटाता है। कौन? मोहन ने जो जातिगत अभिमानी है उनको कहाँ पर रख दिया? उनको ताक पर रख दिया, यानी ऊपर रख दिया, और वर्तमान क्या है उसे लेकर चलता है। अब अपन पढ़ते हैं कहानी गलता लोहा। शेखर जोशी। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। अनायास यानी बिना प्रयास के, शिल्पकार यानी कारीगर, यानी कि मोहन के पैर बिना प्रयास के ही कारीगर के टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनाराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी। अनुगूंज कहते हैं प्रतिध्वनि को। धनाराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उड़ता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। निहाई किसे कहते हैं? निहाई कहते हैं जिस पर लोहा गरम करके पीटा जाता है। लोहे का एक टुकड़ा होता है, उसे निहाई कहते हैं। लोहे के उस टुकड़े पर गरम लोहे को रखा जाता है और फिर उसे हथौड़े से पीटा जाता है, उसे निहाई कहते हैं। लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप, जब गरम लोहे पर हथौड़े की चोट होती है तो वह धप धप की आवाज़ निकलती है। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उड़ता ठनकता स्वर, ठनकता यानी छन छन की आवाज़। जब लोहा ठंडा हो जाता है तो वह हार्ड हो जाता है और उस पर जब उसी हथौड़े की चोट पड़ती है तो वह ठनकता है। खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग गई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। हंसुआ किसे कहते हैं? हंसुआ कहते हैं घास काटने का जो औजार होता है उसे हंसुआ कहते हैं। अरे जिससे घास काटी जाती है उसे हंसुआ या हांसिया कहते हैं। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से मोहन इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ करे आएगा। बूढ़े वंशधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं,
लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। वंशीधर जी यहाँ पर कौन है? वंशीधर जी हैं मोहन के पिताजी। वंशीधर जी कौन है? मोहन के पिताजी। पुरोहिताई किसे कहते हैं? जो पुरोहित का काम करता है। यजमान जो पूजा पाठ कराने वाला होता है वो यजमान होता है। अरे पंडित जिसके घर पूजा पाठ करने के लिए जाता है तो जिसके घर जाता है वह यजमान होता है। वह कौन होता है? यजमान होता है। निष्ठा होती है लगन। निष्ठा और संयम का अर्थ होता है नियंत्रण। संयम का क्या अर्थ होता है? नियंत्रण। बुढ़ापे का जर्जर शरीर। जर्जर किसे कहते हैं? जर्जर कहते हैं कमज़ोर को। अरे बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर होता ही नहीं होता, उसे ही कहते हैं जर्जर। रुद्रीपाठ किसे कहते हैं? रुद्रीपाठ कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करने के लिए मंत्र पढ़ना। यानी कि भगवान शंकर कहते हैं शिव को, भगवान शिव की पूजा के लिए पूजा करने में जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं वो होते हैं रुद्रीपाठ। क्या होते हैं? रुद्रीपाठ। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। आशय का अर्थ होता है मतलब। अनुष्ठान का अर्थ होता है धार्मिक कार्य। अनुष्ठान क्या होते हैं? धार्मिक कार्य। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी और वैसे ही वह अनुत्तरित हो गई। अनुत्तरित यानी बिना उत्तर पाए। उनके मोहन के पिताजी ने मानो कोई बात कही और मोहन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा हो, यानी अनुत्तरित, बिना उत्तर दिए ही वह बात चली गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद का अर्थ होता है धारहीन। हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद होना मतलब धारहीन होना। धनाराम अपने बाएं हाथ से धोंकने फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। धोंकनी किसे कहते हैं? धोंकनी कहते हैं लोहे की नली, और कनिस्तर लोहे का चौकोर पीपा। कनिस्तर कहते हैं लोहे का चौकोर पीपा। पार की वह होता है जिसमें परखने की क्षमता होती है। पार की किसे कहते हैं? पार की उसे कहते हैं जिसमें कुछ परखने की क्षमता हो। अब वह खेत जाते उसे लगा कि उसके जो हंसिया है उसकी धार तो खत्म हो गई है। तो रास्ते में धनाराम लोहार का घर था और धनाराम लोहार अपने बाएं हाथ से धोंकनी को फूंकता हुआ और दाएं हाथ से उस भट्टी के अंदर जो कि लोहा गर्म करने के लिए रखा था उसको इधर से उधर फेर रहा था। और मोहन वहाँ पर एक पीपा पड़ा था, उस पीपे के ऊपर बैठ जाता है और देखता रहता है धनराम की कारीगरी को। वह अपने पार की नज़रों से देखता रहता है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनाराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिर दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए। धनाराम और मोहन दोनों साथ साथ पढ़े हैं और वह अपने बचपन की बातों में आ जाते हैं। और बचपन में उन्हें जो मास्टर पढ़ाते थे त्रिलोक सिंह,
मोहन धनाराम से उनकी बात करता है कि मास्टर जी के बारे में पूछता है कि वो अब गुजर गए होंगे, तो धनाराम कहता है कि पिछले साल ही मास्टर साहब गुजरे हैं। कब गुजरे हैं? पिछले साल ही। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों जैसे सांप सूंघ गए हैं। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? धमा चौकड़ी का अर्थ होता है उछल कूद करना। धमा चौकड़ी का अर्थ होता है उछल कूद करना। सांप सूख जाना यानी डर जाना, चुपचाप रहना। प्रार्थना कर ली तुमने, यह जानते हुए भी कि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत सर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशागर बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन जो धनराम के पास बैठा है वह त्रिलोक सिंह मास्टर का परम शिष्य था। त्रिलोक सिंह मास्टर का परम शिष्य था, चहेता शिष्य था। और क्यों था? क्योंकि वह पुरोहित खानदान से था और उसकी बुद्धि तेज थी। पुरोहित खानदान से था तो उसकी बुद्धि तेज थी और वह गाने में भी ठीक था, पढ़ने में भी था और गाने में भी था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरी स्कूल का मॉनिटर यानी प्रमुख, पूरी स्कूल का क्या बना रखा था? प्रमुख बना रखा था। और वही सुबह सुबह प्रार्थना बोला करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। अब उनके मोहन के मास्टर थे, मोहन और धनराम के जो मास्टर थे त्रिलोक सिंह, उनको मोहन से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि वह पुरोहित खानदान से था, उनका चहेता शिष्य था। इसलिए उनको बड़ी उम्मीद थी उससे कि कक्षा में अगर किसी को कोई सवाल नहीं आए, अगर त्रिलोक सिंह मास्टर किसी को सवाल पूछते हैं और उनको सवाल नहीं आए तो त्रिलोक सिंह मास्टर को पूरा अनुमान था कि उस सवाल का आंसर मोहन जरूर दे देगा। और जब वह मोहन से पूछते तो मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें त्रिलोक सिंह मास्टर को यानी अपने गुरुजी को क्या कर देता था? संतुष्ट कर देता था। और जब वह उन्हें संतुष्ट कर देता तो जिस बालक को सवाल नहीं आता उस बालक को दंड देने का भार मोहन को सौंपते कि आप ही उसे दंड दो, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली यानी साथ रहने वाला, हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे। हमजोली साथ रहने वाला साथी। त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए और ये खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा थी कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मेहनत का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अब धनराम था मोहन का साथी था,
वह भी मास्टर के गुरुजी के जो मास्टर थे त्रिलोक सिंह जी गुरुजी, उनके आदेश पर क्या है कि मोहन से कई बार मार खा चुका था, कई बार बेंत की, कई बार उसका कान पकड़ कर। तो अब वह सोचने लगा, उसके थोड़ी बहुत तो ईर्ष्या होती है। जो क्लास में एक होशियार लड़का होता है और कमज़ोर लड़के होते हैं, टीचर उस होशियार की ज़्यादा तरफदारी करता है, उसे कहता है कि शाबाश। तो और बच्चे सोचते हैं कि अरे गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, सर ये क्या कह रहे हैं, अपने को तो कुछ मानते नहीं हैं और इसे मान रहे हैं। उसी प्रकार क्लास के लोगों में क्लास के लड़कों में मोहन के प्रति थोड़ी क्या होगी, ईर्ष्या होगी कि सर तो इसे मॉनिटर बना रहे हैं, इसी से पूछते हैं, इसी की तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे को तो वह कुछ नहीं मानते। इसी बात पर मोहन के प्रति क्या है कि क्लास के बच्चों में थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो गई। लेकिन धनराम ने प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह रखा। धनराम था, उसने हमेशा ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखा। क्यों रखा? इसका एक कारण यह भी था कि उसमें वह लोहार घर का था और वह पुरोहित घर का, जातिगत हीनता थी उसमें। लोगों से सुन रखा था, जो ब्राह्मण होता है और होता है वह ऊंचे कुल का होता है, और जो लोहार है ये नीचे कुल का होता है। तो एक तो जातिगत भी हो गया, जातिगत हीनता, जातिगत छोटापन भी आ गया कि मैं तो लोहार ख़ानदान से हूँ और मोहन है वो पुरोहित ख़ानदान से, इसलिए सर इसे ही इसकी ज़्यादा तारीफ करते हैं, मेरी नहीं करते। दूसरी बात कि वह सर है जो हमेशा कहा करते थे, कभी कभार कहते थे क्लास में, मोहन है वह जो इस क्लास का नाम ऊंचा करेगा, इस स्कूल का नाम ऊंचा करेगा। तो यह भी धनाराम को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि सर तो मोहन के लिए कह रहे हैं, अपना तो कुछ है नहीं। और धनाराम वह गांव के दूसरे खेती या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना तो। अब क्या है, जो धनाराम लोहार था वह दूसरे जो गांव के किसान वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनकी तरह गरीब परिवार का था और तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाया। ज़्यादा पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे और कुछ नहीं था, साधन नहीं थे, तो वह तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाया। जो किसान वर्ग के जो लड़के पढ़ते थे उसी तरह। और स्कूल में धनराम पर कम ही दिया करते थे गुरुजी ध्यान। लेकिन एक दिन गुरुजी ने उसे पूछ लिया, क्या पूछा? कह रहे, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। अब क्या है कि उसने 12 तक तो पहाड़े याद कर लिए धनराम लोहार ने, कैसे जैसे तैसे करके 12 तक तो उसने याद कर लिए, लेकिन तेरे का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ बन गया, वैसे याद ही नहीं हो रहा। और धनाराम लोहार बोलता है, तेरह एकम 13 दूनी 24, 12 का पहाड़ा ले आता है। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई। संटी किसे कहते हैं? संटी कहते हैं पतली छड़ी, संटी कहते हैं पतली छड़ी जिससे डंडे मारे जाते हैं। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई, और वह पतली छड़ी थी वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। अब माँ साहब उसे क्या कहते हैं कि जा और एक दूसरी संटी मजबूत अच्छी बढ़िया सी संटी तोड़ कर ला, एक छड़ी तोड़ कर ला पेड़ की, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ पीट पीट के। अरे आ तो किसी को कुछ बोल भी दे तो घर वाले आ जाते हैं। और वो मास्टर साहब को देखो, एक तो टूट गई, दूसरी और मंगवा रहे। क्यों मंगवा रहे? तेरे का पहाड़ा याद करवाने के लिए कि जा एक अच्छी मजबूत सी तोड़ कर ला, तुझे क्या है कि तेरे का पहाड़ा याद करवाऊँ। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मार साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला,
फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। ओके, थैंक यू। आगे का पाठ पढ़ेंगे कल। और इस लेसन के जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आपको याद करने, देखने, एक बार शेखर जोशी को पढ़ना है। आगे का भी आपको पढ़कर आना है, पढ़ना है, जो कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।